Hindenburg has yet again made a big claim against the Adani Group, and this time they went 2 steps ahead and accused the SEBI chairperson as well. हाय एंड वेलकम टू पीएफसी कैपिटल, जहां फाइनेंस से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलता है इन द इजीएस्ट वेज पॉसिबल। हिंडनबर्ग का ये ट्वीट काफी वायरल जा रहा है एंड ये ट्वीट काफी हेडलाइंस भी बना रहा है। जानी मानी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिसेंटली सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और अडानी ग्रुप के बीच एक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट का आरोप लगाया। चलिए इसको समझते हैं। अगर आपको याद होगा तो करीब 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी जहां पे उन्होंने ये कहा था कि अडानी ग्रुप इज कमिटिंग द बिगेस्ट कॉल ऑफ कॉर्पोरेट हिस्ट्री। उनकी इस रिपोर्ट में उन्होंने ये खुलासा किया था कि मॉरिशस में कई ऐसी ऑफशोर शेल कंपनीज या एंटिटीज हैं व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर सस्पेक्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक मैनिपुलेशन। पिछले सैटरडे अडानी ग्रुप के अगेंस्ट किए गए एक्यूजेशंस में एक बड़ा क्लेम ये भी था कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच also had stakes in these offshore accounts. हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच की उन ऑफशोर शेल कंपनीज में हिस्सेदारी है जो कि अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को ब्रेक डाउन किया जाए तो उनका कहना ये है कि विनोद अडानी अपनी कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस को गलत तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से अडानी ग्रुप के शेयर के प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने फॉरेन में कई सारी ऐसी ऑफशोर कंपनीज खोली हैं जो कि शेल कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं और यही इन्वेस्टेड पैसा फिर लगाया जाता है अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर और स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जाता है। ऐसे एलिगेशंस लगाए गए थे 18 महीने पहले अडानी ग्रुप के ऊपर, बट हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच भी मनी साइफनिंग और स्टॉक मैनिपुलेशन के इस वेब में इन्वॉल्व है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माधवीपुरी बुच के ऑफशोर फंड्स भी इस ग्रुप से रिलेटेड हैं, यानी कि मॉरिशस की शेल एंटिटीज या कंपनीज से जो पैसा अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज में जा रहा था जिसके थ्रू वो अपने स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट कर पा रहे थे, उसमें माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच की भी कुछ हिस्सेदारी है। The allegations were that the SEBI chairperson and her husband had stakes in the same offshore Bermuda and Mauritius funds, which were found in the same complex structure used by Vinod Adani to siphon money and manipulate stock prices. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का ये कहना है कि सेबी चेयरपर्सन का इन्वॉल्वमेंट 2015 से ही इन ऑफशोर फंड्स में चलता आ रहा है और इस फंड में लगाए गए पैसे उनकी पर्सनल इनकम या उनके करियर के दौरान कमाए गए पैसे ही हैं। रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया है कि अप्रैल 2017 से लेके मार्च 2020 तक माधवीपुरी बुच had an offshore Singapore consulting firm called Agora Partners, and 2 weeks after she was appointed SEBI chairperson, उन्होंने अपने सारे स्टेक्स अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दिए थे। ये रिपोर्ट डायरेक्टली सेबी चेयरपर्सन को अक्यूज करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च का ये कहना है कि सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर शेयर होल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की और इस पूरे मामले की जांच नए सिरे से होनी चाहिए। इस पूरे मामले पे सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच ने देर रात 11 अगस्त को एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि माधवी आईआईएम अहमदाबाद की पूर्व छात्रा है और उनका कॉर्पोरेट करियर 20 साल से अधिक का है, जो मुख्य रूप से आईसीआईसीआई ग्रुप में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में रहा है। धवल बुच आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और उनका कॉर्पोरेट करियर 35 वर्षों का है, जिसमें वह भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और फिर वैश्विक स्तर पर यूनिलीवर के वरिष्ठ प्रबंधन टीम का हिस्सा रहे हैं। इस लंबे समय के दौरान माधवी और धवल ने अपने वेतन, बोनस और स्टॉक विकल्पों के माध्यम से अपनी बचत जुटाई है। माधवी के वर्तमान सरकारी वेतन को संदर्भित करते हुए उनकी संपत्ति और निवेश के बारे में टिप्पणियां दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित हैं। 2010 से 2019 तक धवल लंदन और सिंगापुर में रहते थे और काम करते थे, दोनों यूनिलीवर के साथ। 2011 से मार्च 2017 तक माधवी सिंगापुर में रहती थी और काम करती थी, शुरुआत में एक निजी इक्विटी फर्म की कर्मचारी के रूप में और बाद में एक सलाहकार के रूप में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उल्लिखित फंड में निवेश 2015 में किया गया था, जब वो दोनों सिंगापुर में निजी नागरिक थे और माधवी के सेबी में शामिल होने से लगभग 2 साल पहले। इस फंड में निवेश का निर्णय मुख्य निवेश अधिकारी श्री अनिल आहूजा के कारण था, जो धवल के स्कूल और आईआईटी दिल्ली के बचपन के मित्र हैं और सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन और 3i ग्रुप पीएलसी के पूर्व कर्मचारी होने के कारण उनकी निवेश करियर में कई दशकों की अनुभव है। ये तथ्य है कि निवेश निर्णय के प्रेरक थे। इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि जब 2018 में श्री आहूजा ने फंड के मुख्य निवेश अधिकारी का पद छोड़ा तो हमने उस फंड में निवेश का विमोचन कर दिया।
श्री आहूजा द्वारा पुष्टि की गई किसी भी समय फंड ने किसी भी अदानी समूह की कंपनी के किसी भी बॉन्ड, इक्विटी या डेरिवेटिव में निवेश नहीं किया। 2019 में धवल की नियुक्ति ब्लॉकस्टोन प्राइवेट इक्विटी में सीनियर एडवाइजर के रूप में उनकी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में गहरी विशेषज्ञता के कारण थी। इस प्रकार उनकी नियुक्ति माधवी की सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति से पहले की है। यह नियुक्ति तब से सार्वजनिक डोमेन में है। धवल कभी भी ब्लैकस्टोन के रियल एस्टेट पक्ष से संबंध नहीं रहे। उनकी नियुक्ति पर ब्लैकस्टोन ग्रुप को तुरंत सेबी के साथ माधवी की बचाव सूची पर जोड़ा गया। पिछले 2 वर्षों में सेबी ने पूरे बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में 300 से अधिक परिपत्र जारी किए हैं, जिनमें व्यवसाय करने में सुगमता पहला शामिल है, जो सेबी के विकासात्मक जनादेश का अनुरूप है। सेबी के सभी विनियम इसके बोर्ड द्वारा, इसके चेयरपर्सन द्वारा नहीं, व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद अनुमोदित किए जाते हैं। यह आरोप लगाना कि RIET उद्योग से संबंधित इन मामलों में से कुछ को किसी विशिष्ट पक्ष का लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था, दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित है। सिंगापुर में अपने प्रवास के दौरान माधवी द्वारा स्थापित 2 परामर्श कंपनियां, एक भारत में और एक सिंगापुर में, सेबी के साथ उनकी नियुक्ति पर तुरंत निष्क्रिय हो गई। ये कंपनियां और उनमें उसकी शेयरधारिता सेबी के लिए उनके खुलासे का हिस्सा थी। यूनिलीवर में 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद धवल ने इन कंपनियों का माध्यम से अपनी स्वयं की परामर्श प्रैक्टिस शुरू की। आपूर्ति श्रृंखला में धवल की गहरी विशेषज्ञता ने उन्हें भारतीय उद्योग में प्रमुख ग्राहकों के साथ काम करने की अनुमति दी। इस प्रकार इन कंपनियों में अर्जित धन को माधवी के वर्तमान सरकारी वेतन से जोड़ना दुर्भावनापूर्ण है। जब सिंगापुर इकाई की शेयरधारिता धवल को स्थानांतरित की गई, तो यह न केवल सेबी बल्कि सिंगापुर के अधिकारियों और भारतीय कर अधिकारियों को भी दोबारा प्रकट किया गया। सेबी में लागू आचार संहिता के अनुसार खुलासे और बचाव के नियमों के मजबूत संस्थागत तंत्र है। तदनुसार सभी खुलासों और बचाव की ईमानदारी से पालन किया गया है, जिसमें सभी प्रतिभूतियों का खुलासा शामिल है जो बाद में स्थानांतरित की गई। हिंडनबर्ग को भारत में विभिन्न उल्लंघनों के लिए एक कारण बताओ नोटिस दिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बजाय उन्होंने सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और सेबी चेयरपर्सन के चरित्र हत्या का प्रयास करने का विकल्प चुना है। हालांकि सेबी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि इन सब के बीच इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। 1.5 साल पहले जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये रिपोर्ट जारी की थी, तो अडानी ग्रुप को भारी नुकसान भी झेलना पड़ गया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च के इन सारे आरोपों को डिस्कार्ड कर दिया था। So what do you think about this video? Let us know in the comment section below. Meanwhile, like this video, share it with your friends and subscribe to our channel. By doing so, you become part of a community that is constantly growing in its investment knowledge. Press the bell icon for instant updates.